Hello everyone. Today our topic is unit or single output. In this topic we talk about the math. In previous classes we talk about the methods of costing. The unit or single output it is one of the method of costing. In this topic we talk about the what is the unit costing or single costing and how to calculate of unit cost and single cost. तो इस टॉपिक में हम यूनिट कॉस्टिंग के बारे में जानेंगे कि यूनिट कॉस्टिंग क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव यूनिट कॉस्टिंग और क्या मेथड्स होती है. तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट व्हाट इज यूनिट कॉस्टिंग. अकॉर्डिंग टू वॉल्टर विबेक, यूनिट कॉस्टिंग मेथड इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग applied to ascertain the cost per unit of production where standard and identical products are manufactured. यूनिट कॉस्टिंग एक तरह की वो मेथड होती है जहाँ जो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है प्रोडक्शन में. ये कहाँ यूज होती है? जहाँ स्टैंडर्ड और आइडेंटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं. यूनिट कॉस्टिंग को हम दिस मेथड आर आल्सो नाउन एज सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड. यूनिट कॉस्टिंग को हम सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग भी कहते हैं. तो यूनिट कॉस्टिंग को हम कह सकते हैं कि द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग ये सिस्टम है कॉस्ट अकाउंटिंग का इन विच कॉस्ट आर डिटरमाइंड पर यूनिट ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट, जिसमें कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है पर यूनिट की एक सिंगल आउटपुट. जो भी सिंगल आउटपुट फाइनल प्रोडक्ट होकर तैयार की जाती है उस सिंगल आउटपुट प्रोडक्ट की हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. किसमें इन्हें मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूस एक्टिविटी, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट की फाइनल आउटपुट की जो आप पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हो उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट कॉस्टिंग कहते हैं. तो यूनिट कॉस्टिंग का मतलब हो गया पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना इन द प्रोडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग, जो हम क्या कहेंगे? यूनिट कॉस्टिंग कहेंगे. और यूनिट कॉस्टिंग को हम सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग भी कहते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट what is the objective of unit और सिंगल कॉस्टिंग मेथड. सिंगल कॉस्टिंग मेथड, यूनिट और सिंगल कॉस्टिंग मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें हम तो वो क्या कहता है? ये कहता है टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट. तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है यूनिट कॉस्टिंग का वो यही होता है कि टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करना. कि तो मेन पर्पज़ क्या हो गया इसका? मेन पर्पज़ ऑफ दिस मेथड कि फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी प्रोडक्ट इन द फैक्ट्री ड्यूरिंग ए सर्टन पीरियड और आल्सो फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट. पूरे फैक्ट्री में जो सिमिलर प्रोडक्ट है उन सब की टोटल कॉस्ट याद करना और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है. एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू एनालाइज द एक्सप्रेस इंकर्ड ऑन द कॉस्ट यूनिट. एनालाइज करना जो कॉस्ट यूनिट में एक्सप्रेस हमने जो इंकर्ड हुए हैं, हमारे पास कितनी यूनिट इंकर्ड हुई है कॉस्ट यूनिट की, उसको पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना, उसके बाद उसका एनालिसिस करना. तो इन से दैट वो कह सकते हैं कि अदर एम ऑफ द कॉस्टिंग मेथड क्या है? एनालाइज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द यूनिट. टोटल एक्सपेंडिचर एनालाइज करना, टोटल कॉस्ट को एनालाइज करना किसके? पर यूनिट की कि हर यूनिट में कितनी कॉस्ट आपकी, कितने कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, कितने एक्सपेंडिचर इंकर्ड हो रहे हैं, एंड सेपरेट टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर वेरियस हेड ऑफ कॉस्ट एंड आल्सो द एक्सपेंडिचर इंकर्ड पर यूनिट. तो हमें एक्सपेंडिचर कितने इंकर्ड हो रहे हैं इसका एनालिसिस करना. और इसका एनालिसिस क्यों करेंगे? ताकि वो एक्सपेंडिचर आगे हमारे जाकर नहीं हो, इन एक्सपेंडिचर को हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सके और रिड्यूस कर सकें. तो फर्स्टली हमने याद किया टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट. सेकंड ऑब्जेक्टिव हो गया कि जो आपका एक्सपेंडिचर है उन एक्सपेंडिचर को टोटल एक्सपेंडिचर और पर यूनिट एक्सपेंडिचर को क्या करना? एनालाइज करना. थर्ड कंपैरेटिव एनालिसिस. कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होता है? द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू मेक ए कंपैरेटिव स्टडी बाय एनालाइजिंग द इन डिटेल्स द वेरियस एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड इन प्रीवियस फ्यू ईयर सेपरेटली एंड इन करेंट ईयर. तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास आपने प्रीवियस ईयर में भी ये यूनिट कॉस्टिंग मेथड यूज़ करी होगी, करेंट ईयर में भी कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर में भी आपने क्या करा होगा? टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट किया होगा, एक्सपेंडिचर्स कैलकुलेट किए होंगे. इसी तरह आपने करेंट ईयर में भी टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट किया होगा, एक्सपेंडिचर्स कैलकुलेट किए होंगे.
तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के कॉस्ट एक्सपेंडिचर को आप क्या करते हो, कंपेरेटिव एनालिसिस करते हो, कंपैरिजन करते हो कि पिछले साल के मुकाबले इस साल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। अगर कम हुआ है तो इसका मतलब जो आपने प्लानिंग करी थी वो सक्सेसफुल रही है। और इफ़ द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज, अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए हैं इन द कंपेरेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर, देन फाइंड आउट द रीजंस ऑफ इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इंक्रीज के रीजंस फाइंड आउट करना एंड सॉल्व इट, एंड जल्दी से जल्दी उन्हें सॉल्व करना। तो हमने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करी, उसके बाद एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करें, उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर्स का करंट ईयर से कंपैरिजन करा, एंड द फोर्थ क्या है, टू फाइंड द proportion ऑफ each एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट। हमें क्या करना है, each एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सबका प्रपोर्शन, यानी हर रेशियो में ईच जो डिवाइड हुआ है उनमें टोटल कॉस्ट में किसका कितना पार्ट है, कितना पोर्शन है, वो हमें कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू फाइंड आउट द proportion of each element of cost in total cost and find out which element has the largest proportion in the total cost. On the basis of their proportion only, cost of each element in the production next year is estimated. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हर एलिमेंट का प्रोपोर्शन टोटल कॉस्ट में कैलकुलेट करना है कि किसका एलिमेंट लार्ज है, ज़्यादा है, हाईएस्ट है, और जिसका हाईएस्ट है उसको हमें जो फ्यूचर में आने वाले ईयर्स है उसमें उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उस कॉस्ट का एस्टिमेशन लगाएंगे। जैसे लेबर ज़्यादा आ रही है तो आने वाले ईयर्स में हम लेबर क्यों ज़्यादा आ रही है उसके रीजंस को पता लगाएंगे और उसके हिसाब से हम कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे। कहने का मतलब है जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है उनका पता लगा के कि कौन से एलिमेंट्स का ज़्यादा पोर्शन आ रहा है आपके टोटल कॉस्ट में, उसके हिसाब से आप क्या करते हो, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट करते हो। बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस। अब जब आपको पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट होगी या फिर आपको प्रोडक्शन जो आपके आ रहे हैं उनकी कॉस्ट आपके पास होगी, तो आप क्या करते हो, उसके बेसिस पे अपनी जो सेलिंग प्राइस जो वो कैलकुलेट कर सकते हो, एक सर्टन रेट डिसाइड कर सकते हो इन द मार्केट में आप एक सर्टन रेट डिसाइड कर सकते हो टू सेल द प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। तो सिंगल यूनिट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो गए, एक तो टू फाइंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट, टू एनालाइज द एक्सप्रेस incurred on the cost unit, comparative analysis to find the proportion of each element of cost in the total cost and basis for determining selling price। तो ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम यूनिट और कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट यूज ऑफ यूनिट कॉस्टिंग मेथड। अब कौन कौन सी इंडस्ट्री में किस प्रकार से हम यूनिट कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें, व्हेन वी यूज द यूनिट कॉस्ट मेथड या अडोप्टेड, या हम जब यूनिट कॉस्ट मेथड को फॉलो करते हैं किसी प्रोडक्शन कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, तो ये ध्यान रखना है कि हम जो कॉस्ट का डिटरमाइन करते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं, वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट से कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनिट ऑफ कॉस्टिंग मेथड जो जिस इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं उसमें कॉस्ट किस मेजर्स पे यूज की जाती है। जैसे कोल माइनिंग है उसमें पर टन, सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें पर टन, ब्रिक्स इंडस्ट्री है, ईंटों का बिजनेस है तो पर 1000 ब्रिक्स, शुगर इंडस्ट्री है पर क्वांटिल, टेक्सटाइल है पर मीटर, अगर पेपर इंडस्ट्री है पर रिम, वाइन इंडस्ट्री है पर बैरल, स्टील इंडस्ट्री है पर टन और मिल्क इंडस्ट्री है पर लीटर। यह मैं आप सबको कोई एग्जांपल है, बाकी आपको इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी मेजर्स कौन सा यूनिट यूज होता है और उस यूनिट को किस मेजर्स में हम कैलकुलेट करते हैं उसका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में आप छोटे क्वेश्चंस में आपके स्मॉल जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोल मीनिंग आ गया, कोल माइनिंग के लिए कौन सी यूनिट यूज की जाती है, देन यू कैन से दैट पर टन। ब्रिक्स इंडस्ट्री आ गई उसके लिए पर 1000, मिल्क इंडस्ट्री आ गई पर लीटर, शुगर आ गई तो पर क्विंटल, टेक्सटाइल आ गई पर मीटर, पेपर आ गई पर रिम। तो ये आप सबको ध्यान में रखना। नाउ वी टॉक अबाउट कि हमने पढ़ लिया यूनिट कॉस्टिंग क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है।
अब यूनिट कॉस्टिंग किस तरह कैलकुलेट की जाती है, डिटरमाइन की जाती है आपके कॉस्टिंग में, उसकी क्या मेथड्स है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्हेन यूनिट कॉस्टिंग मेथड इज अडॉप्टेड, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट एंड द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप जब यूनिट कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हो तो उसमें आप टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। तो टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट को क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो। तो बेसिक प्रिंसिपल इन प्रिपरेशन ऑफ ऑल द थ्री फॉर्मेट, कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, एक तो कॉस्ट शीट होता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट होता है, या फिर प्रोडक्शन अकाउंट होता है। तो अ सर्टेन कॉस्ट इज सेम बट देयर इज डिफरेंस इन परफॉर्मा एंड टेक्निक ऑफ प्रिपरेशन। अगर इसमें जो आप टर्म यूज़ करोगे तीनों में सेम होगी, लेकिन इसमें आपके तीनों का परफॉर्मा अलग होता है, यूज ऑफ टेक्निक्स अलग होती है, जो प्रिपरेशन बनाने का तरीका अलग होता है। जैसे कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें आप एक स्टेटमेंट की तरह यूज करते हो, जबकि प्रोडक्शन अकाउंट में आप एक अकाउंट की तरह यूज करते हो, जिसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। तो इन तीनों की अपनी अपनी टेक्निक्स होती है, अपने अपने परफॉर्मा होते हैं कि कैसे कैलकुलेट किए जाते हो आप टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट। तो हम अब आगे इन तीनों की बात करेंगे। कॉस्ट शीट क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है एंड प्रोडक्शन अकाउंट क्या होता है। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द कॉस्ट शीट कि कॉस्ट शीट क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू CIMA लंदन, ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स फॉर द असेंबल ऑफ द डिटेल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। एक डॉक्यूमेंट जो आपको क्या करता है, जितनी भी कॉस्ट है उन सबकी डिटेल को एक साथ करके असेंबल करके आपको प्रोवाइड करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट में जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती है आपके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, उन डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, उन सब को एक जगह असेंबल करके आपको प्रोवाइड करवाता है फॉर द डिटरमाइन ऑफ कॉस्ट, एक कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। It analyze and classify in a tabular form the express on different items of particular period। आप इसे क्या करते हो, एक टेबल फॉर्म में डिस्क्राइब करते हो अपनी जितनी भी कॉस्ट है उसको कॉस्ट शीट के अंदर, और डिफरेंट आइटम पर्टिकुलर पीरियड के डिफरेंट आइटम को आप क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो। कॉस्ट डाटा फॉर मोर देन 2 periods कैन ऑल्सो बी डिपिक्टेड इन कॉस्ट शीट फॉर ए कंपेरेटिव स्टडी। 2 साल से भी ज़्यादा के डाटा को आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो इन कॉस्ट शीट, किसके लिए, कंपेरेटिव स्टडी के लिए। इट में ऑल्सो बी प्रिपेयर फॉर मेकिंग इंटरफर्म कंपेरिजन बाय इंक्लूडिंग कॉस्ट डाटा ऑफ डिफरेंट आइटम। आप इसको क्या करते हो, इंटरफर्म में भी यूज़ कर सकते हो फॉर कंपेरिजन के लिए। सच ए सिंगल स्टेटमेंट विल फैसिलिटेट interfirm comparison of cost for taking decision about the policy formulation in the event of market competition। अब इंटरफर्म कंपैरिजन कहाँ यूज होगा, आपका इंटरफर्म कंपैरिजन करने पर आप क्या कर सकते हो, अपने आप जो पॉलिसी बनाते हो किसके लिए, फॉर द मार्केट कंपटीशन की मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, कौन सी पॉलिसी फॉर्मेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, या अपनी कंपनी अपनी फैक्ट्री के लिए इन द फ्यूचर पॉलिसी फॉर्मेट कर सकते हो, फॉर्मुलेशन कर सकते हो। कॉस्ट शीट में बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डाटा। जो आपका कॉस्ट शीट है वो एक्चुअल डाटा पे भी फॉर्मेट प्रिपेयर कर सकते हो, जिसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट कहते हैं, या फिर आप एस्टिमेटेड डाटा पे भी प्रिपेयर कर सकते हो, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट कहते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट में क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर के डाटा होते हैं उसके बेसिस पर आप एक्चुअल जो डाटा होते हैं आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, जबकि एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट होते हैं उसके आप फ्यूचर में आने वाले, यानी एस्टिमेशन एक तरह की प्लानिंग करके आप कॉस्ट शीट में डाटा प्रेजेंट करते हो। तो कॉस्ट शीट पढ़ा हमने क्या होता है, कॉस्ट शीट एक तरह का फॉर्मेट होता है, टेबुलर फॉर्म होता है, जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को असेंबल करके रिप्रेजेंट करते हो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टोटल यूनिट और टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट। इसके अंदर आप पिछले 2 सालों के भी कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉर द कंपेरेटिव स्टडी। इंटरफर्म कंपैरिजन भी कर सकते हो। कॉस्ट शीट 2 तरह में, एक तो हिस्टोरिकल और एस्टिमेटेड। हिस्टोरिकल कॉस्ट में आप पिछले साल के डाटा या एक्चुअल डाटा रिप्रेजेंट करते हो, जबकि एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में आप इन द
प्लानिंग के बेसिस पर फ्यूचर में जो डाटा आने वाले उसका पहले से एस्टिमेशन करके आप रिप्रेजेंट करते हो। तो ये हमने पढ़ा कॉस्ट शीट के बारे में। सेकंड वी टॉक अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कि व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। व्हेन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेट, देन a statement of cost is prepared to a certain total cost and P&L, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन प्रोडक्शन। जब आपका पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करना है तब आप क्या करते हो कि आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हो, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हो और उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस प्रोडक्शन का कैलकुलेट करते हो। कहने का मतलब है जब पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी, कोई नेसेसरी नहीं है, तब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हो। उस स्टेटमेंट में वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट होंगे, उस बेसिस पर आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हो और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हो प्रोडक्शन का। Cost sheet and statement of cost is prepared on same principle. Generally, statement of cost is prepared to a certain estimated cost and tender price. तो जैसा अब इसमें बताया गया है, कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट कॉस्ट का जो प्रिपरेशन करते समय प्रिंसिपल्स है यानी जो सिद्धांत वो सेम होंगे कि कौन सी अमाउंट कहाँ लिखनी है, कौन से एक्सपेंडिचर यूज करने हैं। बट जो आपका एस्टिमेशन कॉस्ट है, ये मेन आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट आप प्रिपेयर करते हो वो किसके लिए करते हो, या तो एस्टिमेशन कॉस्ट के लिए, टेंडर प्राइस के लिए। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट दोनों सेम प्रिंसिपल पर प्रिपेयर होते हैं, बट जो आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है वो एस्टिमेशन कॉस्ट या टेंडर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट, थर्ड एंड लास्ट, प्रोडक्शन अकाउंट। तो प्रोडक्शन हमने कॉस्ट शीट पढ़ा और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़ा, दोनों को हमने जाना एक टेबुलर फॉर्म या स्टेटमेंट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। कॉस्ट शीट आपका जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट असेंबल करता है पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए और कंपैरिजन के लिए, जबकि आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन कॉस्ट के लिए या टेंडर प्राइस के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। तो इनका यूजेस ध्यान रखना और कैसे इनका परफॉर्मा होता है वो मेनली याद रखना, क्योंकि एग्जाम में मेनली छोटे क्वेश्चंस में यही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द व्हाट इज द प्रोडक्शन अकाउंट। टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड by production account, but it is not showing cost per unit cost each item of cost. It is based on double entry system and it is prepared in the same manner in which process account is prepared, but it will be called as process account only if production is completed in more than one process. तो कहने का मतलब है प्रोडक्शन अकाउंट, इसमें भी आप टोटल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हो, पर यह जो होता है एक डबल एंट्री सिस्टम पे फॉलो होता है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब एक अकाउंट फॉर्म में बनाते हो जिसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है, फिर उस बेसिस पर आप क्या करते हो, इसके अंदर एंट्री अपने जो कॉस्टिंग जो आपके एक्सपेंडिचर इनकर हुए उनकी रिप्रेजेंट करते हो। इसको हम प्रोसेस अकाउंट भी कहते हैं, लेकिन ये वहीं यूज होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेस यूज होती है जिस कंपनी में। तो प्रोडक्शन अकाउंट नॉर्मल आपको एक अकाउंट के फॉर्म में बनाना है जिसमें एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल्स से पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा कॉस्ट शीट पढ़ा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़ा एंड प्रोडक्शन अकाउंट पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम ये बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट की, इसमें ध्यान रखना आप 3 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। फिर करंट ईयर प्रीवियस ईयर को 2 कॉलम में बांटना है, जैसे टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट। हमने भी वैसे भी जाना कॉस्ट शीट का क्या मेन पर्पज़ क्या होता है, टोटल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना। तो रॉ मटेरियल, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को लिखते हैं। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक में हम ऐड परचेज करते हैं और लेस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। उसके बाद हम रॉ मटेरियल कंज्यूम एंड द लास्ट आपका जो डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो भी होता है उसको ऐड करते हैं। तो रॉ मटेरियल सबसे पहले लिखते हो, उसके बाद आप ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करते हो और जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो लेस करते हो। इसके बाद जितने भी डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो आप क्या करते हो, ऐड करते हो। तो आपके पास सबसे पहले क्या आ जाती है, आपके पास आ जाती है प्राइम कॉस्ट।
जब आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई तो प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हो गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इन तीनों को जब आप ऐड करते हो और उसके साथ रॉ मटेरियल कंज्यूम ऐड करते हो तब आपके पास क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड लिखा, उसके बाद आपने ओपनिंग WIP ऐड किया और क्लोजिंग WIP लेस किया तो आपके पास आ जाएगी वर्क कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड में आपके कौन, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री सुपरवाइजन, फैक्ट्री लाइटिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, टेक्निकल डायरेक्टर फीस, ये जितने भी एक्सपेंडिचर आपके सब किस में है, फैक्ट्री ओवरहेड में है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर आपके फैक्ट्री ओवरहेड के अंडर आएंगे। फिर उसके अंदर ओपनिंग WIP को ऐड करना है और क्लोजिंग WIP को लेस करना है। उसके बाद आपके पास आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आपके कौन कौन से आएंगे, ऑफिस से जितने भी रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो सारे आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर में आएंगे, जिसमें आपके ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरीज, लाइटिंग, ऑफिस क्लीनिंग, पोस्टेज टेलीग्राम, ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफिस रिपेयर, लीगल एक्सपेंडिचर, ऑडिट फीस, ये सारे आपके किस में आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिस एक्सपेंडिचर में आएंगे। जब आप ये वर्क कॉस्ट में ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। फिर उसमें आपको फिनिश गुड ऐड करना है और फिनिश गुड का क्लोजिंग बैलेंस लेस करना है। तो ये ध्यान पड़ेगा। अब WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड लेस करना है, जबकि फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड और लेस करना है। इसके बाद जब आप फिनिश गुड का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऐड लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड करने के लिए आपके पास क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है कि आपके सेलिंग और या प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में कौन कौन के एक्सपेंडिचर है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, शोरूम एक्सपेंडिचर, कमीशन ऑन सेल, बैड डेब्ट्स, सैंपल एंड गिफ्ट्स, ये सारे आपके किस में आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएंगे। जब आप ये ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर उसके अंदर आप जब प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा सेल्स। तो ये आपका क्या आ गया, स्टेटमेंट को कॉस्ट या कॉस्ट शीट हो गया। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ये ध्यान रखना, आप जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट है ये हम कंपेरेटिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप 2 ईयर्स का यूज़ कर रहे हो तो इस तरह परफॉर्मा बना के आप क्या कर सकते हो, दोनों ईयर का टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करके आप कैलकुलेट कर दो। इसके अलावा इसका अगर वेस्टेज आता है, स्क्रैप आता है, तो इसकी वैसे ही करना है जैसा हमने वेस्टेज मटेरियल लॉस के क्लास में पढ़ा था, वैसे ही इसकी क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वेस्टेज और लॉसेस का। इसके बाद वी टॉक अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस और सेलिंग प्राइस, कि टेंडर प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिटरमाइन करना। तो टेंडर प्राइस क्या होता है, टेंडर प्राइस एस्टिमेशन कॉस्ट होता है। जब आप किसी प्रोजेक्ट का टेंडर लेते हो तो उस टेंडर के लिए टेंडर लेने से पहले सबसे पहले उस टोटल प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन करके आपको सबमिट कराना पड़ता है। उसके बेसिस पे आपको क्या मिलता है, टेंडर मिलता है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरी ऑफन बहुत यूजुअली है कि ए मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर इज आस्क्ड टू सबमिट ए टेंडर और कॉस्ट एस्टिमेशन। एक तरह का एक कॉस्ट एस्टिमेशन होता है, पूर्वानुमान होता है लागतों का, फॉर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्शन इन फ्यूचर। द प्राइस कोटेड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन इज कॉल्ड कोटेशन। जो फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए आप जो प्राइस कोट करते हो उस टेंडर में, उसको हम क्या कहते हैं, टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस। दिस प्राइस इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस कॉस्ट शीट और प्रोडक्शन अकाउंट। वो प्राइस जो कोटेशन प्राइस या टेंडर प्राइस जो किस बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है, आपके प्रीवियस ईयर के कॉस्ट शीट पर या प्रोडक्शन अकाउंट पे। इन असर्टेनिंग एक्सपेक्टेड कॉस्ट इन द फ्यूचर, द आइटम्स ऑफ प्रीवियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आर कंसिडर्ड विद ड्यू रिगार्ड टू एक्सपेक्टेड चेंज इन द फ्यूचर। जो आप आइटम सेलेक्ट करते हो वो आइटम सेलेक्ट किस बेसिस पर करते हो कि फ्यूचर में कैसे चेंजेस होते हैं, फ्यूचर को ध्यान में रखकर आप प्रेजेंट टाइम में उसका क्या लगाते हो, एस्टिमेशन लगाते हो। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट इज इंक्रीज बाई डिजायर्ड प्रॉफिट टू असर्टेन टेंडर प्राइस और कोटेशन। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट किसके द्वारा
कैसे इंक्रीज करा जाती है कि आपका डिजायर्ड प्रॉफिट कौन सा होगा, किसके बेसिस पे, टेंडर प्राइस पे। तो इस तरह आपका क्या किया जाता है, टेंडर प्राइस के लिए। तो टेंडर प्राइस क्या होगा, एक तरह का एस्टिमेशन कॉस्ट हो गया फॉर द सबमिशन ऑफ टेंडर। टेंडर को सबमिट कराने के लिए सप्लाई प्रोडक्शन के फ्यूचर में कितना आएगा, उस बेसिस पर आप कॉस्ट का एस्टिमेशन करते हो। वो आप प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट या प्रोडक्शन अकाउंट के बेसिस पर करते हो कि जो आपके कॉस्ट है वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अभी करंट में उसका आप एस्टिमेशन करते हो, वो होता है टेंडर प्राइस। लास्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ द प्रोडक्शन अकाउंट। जैसा कि मैंने बताया, प्रोडक्शन अकाउंट में एक तरह का आप क्या करते हो, डबल एंट्री सिस्टम पे फॉलो करते हो। तो प्रोडक्शन अकाउंट को आप आउटपुट कॉस्ट अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कहते हो। इसलिए जब आप प्रोडक्शन अकाउंट की बात करो तो ये एक देखो अकाउंट फॉर्म में बना हुआ है, दो साइड होते हैं इसके, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो जब आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होते हैं तो डेबिट साइड में आने वाली एंट्रीज कौन कौन सी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, वो आपका प्राइम कॉस्ट हो गया। फिर उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड कैलकुलेट कर ऐड कर दिया तो आपका क्या आ गया, वर्क कॉस्ट आ गया। उधर बाय टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, ऑफिस ओवरहेड आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया। फिर क्लोजिंग स्टॉक को, फिनिश गुड्स को उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हो, प्रॉफिट ऐड करते हो, और क्रेडिट साइड में आप क्या करते हो, बाई सेल्स लिखते हो। तो इसके अंदर ये ध्यान रखना डेबिट साइड कौन से आइटम्स आते हैं और क्रेडिट साइड कौन सा आइटम आता है, और कब कितना ऐड और कब लेस करना है। तो हमने ये पढ़ा प्रोडक्शन। इसमें ये ध्यान रखना कि जो आपके स्पॉयलर जो डिफेक्टिव आते हैं, तो ये ध्यान रखना जब वो अबनॉर्मल होते हैं, तो अबनॉर्मल डिफेक्टिव और जब आपके स्पॉयलर्स होते हैं, जब हमने मेटेरियल लॉसेस क्लासेस में पढ़ा था, वो हमेशा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। अगर कॉस्टिंग P&L अकाउंट में आप ट्रांसफ़र नहीं करते हो और उसको फैक्ट्री ओवरहेड मानते हो, तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड में आप क्या करना है, एडजस्ट करना है। उसको आपको फैक्ट्री ओवरहेड से सेल ऑफ स्पॉइलेज या सेल ऑफ जो वेस्टेज होता है उसको वहाँ से आपको लेस करना है। तो इसका ध्यान रखना आपको। ये वैसे मेटेरियल लॉसेज में पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं। एंड द लास्ट वी टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन अकाउंट एंड कॉस्ट शीट, कि प्रोडक्शन अकाउंट और कॉस्ट शीट में क्या डिफरेंस है। तो जब प्रोडक्शन अकाउंट और कॉस्ट शीट में हम बात करें डिफरेंसेस, तो सबसे पहला ये डिफरेंस आता है कि आपका जो प्रोडक्शन अकाउंट होता है वो अकाउंटिंग फॉर्म में होता है, जबकि आपकी कॉस्ट शीट होती है वो एक स्टेटमेंट फॉर्म में होती है। सेकंड, जो प्रोडक्शन अकाउंट में होते हैं वो एक्सपेंडिचर्स क्लासीफाई नहीं होते हैं, जबकि स्टेटमेंट कॉस्ट शीट में आपके एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, क्लासीफाई होते हैं कि ऑफिस ओवरहेड कौन से हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कौन से हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड कौन से। जबकि आपके प्रोडक्शन अकाउंट में क्या आप फैक्ट्री ओवरहेड लिखते हो, टोटल एक्सपेंडिचर सामने लिखते हो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिखते हो, टोटल एक्सपेंडिचर सामने लिखते हो। जबकि कॉस्ट शीट में वो सारे एक्सपेंडिचर क्लासीफाई होते हैं। एंड प्रोडक्शन अकाउंट में आपको डाटा कंपैरिजन के लिए गिवन नहीं होते हैं, जबकि कॉस्ट शीट में आपके डाटा कंपैरिजन के लिए गिवन होते हैं। प्रोडक्शन आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है, जबकि कॉस्ट शीट आपके ऑन एक्चुअल एज वेल एज एस्टिमेटेड, एक्चुअल पे भी प्रिपेयर किया जाता है और उसके समांतर आपके एस्टिमेशन एक्सपेंडिचर पे भी प्रिपेयर किया जाता है। जबकि प्रोडक्शन अकाउंट में इस डिपार्टमेंटली आपका क्या किया जाता है, अलग अलग प्रिपेयर किया जाता है, और जबकि कॉस्ट शीट आपके होल फैक्ट्री के लिए एक साथ प्रिपेयर किया जाता है। तो ये प्रोडक्शन अकाउंट और कॉस्ट शीट में डिफरेंस है। मेनली डिफरेंस क्या ध्यान रखना, प्रोडक्शन अकाउंट अकाउंटिंग फॉर्म में होता है, जबकि कॉस्ट शीट स्टेटमेंट में होता है। प्रोडक्शन अकाउंट में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, जबकि कॉस्ट शीट में आप कंपैरिजन कर सकते हो। प्रोडक्शन अकाउंट आपके एक्चुअल पे एक्सपेंडिचर पे बेसिस पर डिपेंड है, जबकि कॉस्ट शीट आपके एक्चुअल एज वेल एज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर पर डिपेंड है। प्रोडक्शन अकाउंट में आप एक्सपेंडिचर क्लासीफाई नहीं कर सकते हो, जबकि कॉस्ट शीट में आप एक्सपेंडिचर क्लासीफाई करते हो। तो इस लेक्चर्स में हमने पढ़ा व्हाट इज़ द यूनिट कॉस्टिंग, हाउ टू कैलकुलेट यूनिट कॉस्टिंग, डिफरेंट मेथड्स पढ़े, जिसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट, प्रोडक्शन अकाउंट पढ़ा। प्रोडक्शन अकाउंट और कॉस्ट शीट में हमने डिफरेंस पढ़ा। थैंक यू।